नमस्कार। ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास है। ये क्लास मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप तक पहुँच चुकी होगी। तो ये दूसरी क्लास होगी इसकी। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? बूंदों का टीला, बूंदों का टीला। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और ये आपको मैंने पढ़ाया था आपको कि इसमें दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हम सिंधु घाटी सभ्यता में और आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इसके 6 प्रमुख नगर जिनको माना जाता है, 6 बड़े नगर उनके बारे में आपको बताया था। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आपका सिंधु सभ्यता के 1921 में जो 1924 में जो आधिकारिक घोषणा की थी। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी उसके बाद उसकी प्राप्ति की आधिकारिक घोषणा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्ति की आधिकारिक घोषणा हुई थी। किसने की थी? उस समय के जो महानिदेशक थे उस समय आपके जॉन मार्शल उस समय के महानिदेशक हुआ करते थे वहां के। जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। किसके महानिदेशक? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके महानिदेशक। इन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्ति हुई थी। जब हमें उसके साक्ष्य मिले थे तो इन्होंने आधिकारिक घोषणा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्ति की। और सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन नहीं था, पश्चिमी था। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल था आपका, पुरास्थल था जो आपके दासक नदी के किनारे था। दासक नदी के किनारे था आपका। दासक नदी के किनारे सुरकोटड़ा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान उस पाकिस्तान का भाग हुआ होता था। कोई भी है और सबसे पूर्वी पुरास्थल था जो आपका सबसे पूर्वी पुरास्थल, तो पश्चिमी था ये पूर्वी पुरास्थल था आपका। पूर्वी पुरास्थल कहाँ था? पूर्वी पुरास्थल था आपका, सबसे प्राचीन पूर्वी पुरास्थल था आपका हिंडन नदी के किनारे आलमगीर। हिंडन नदी के किनारे आलमगीर, मेरठ यूपी। ये आपकी यूपी में था।
उसके बाद पूर्वी के बाद आपका सबसे उत्तरी पूरा स्थल था, सबसे उत्तरी पूरा स्थल था। इसे आप ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे ऐसे लिख के, यहाँ ये लिखते हैं, यहाँ ये लिखते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए ऐसे ही बना सकते हो। पूर्वी उधर, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिण ऐसे लिख सकते हो। उत्तरी पूरा स्थल तो सबसे उत्तर में था, मतलब सबसे उत्तर में, मतलब समझते हो आप, सबसे उत्तर में, सबसे किनारे पे, सबसे आखिर में मिला है। चिनाब नदी के तट पर अखनूर निकट मादा, चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर। ये नदियां आपसे पूछ जाएंगी, जैसे हिंडन हो गया, चिनाब हो गया, ये किस कहाँ पड़ती है आपके, ये जैसे आलमगीर यूपी में बता रखा है, चिनाब नदी आपको बताएगा भी। चिनाब नदी तट अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर, अखनूर के निकट, अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, मादा, जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जबकि JNK में था चिनाब नदी। चिनाब, रावी, सतलज, ये सब आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, जब ज्योग्राफी पढ़ा, अगर मेरे को मौका मिला जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको सभी नदियों के बारे में। जो नदी तंत्र होता है ना, उत्तराखंड वाले ने उत्तराखंड में पढ़ा होगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, टोंस नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र, मंदाकिनी नदी तंत्र, ये सब नदी तंत्र है। और जब इंडिया के लेवल पर देखते हैं तो हम गंगा नदी तंत्र देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं, बहुत सारे नदी तंत्र देखेंगे आप इसमें, तो उन नदी तंत्र की बात की गई। तो ये नदियां, चिनाब हो गया, और चिनाब मिल गया शायद, चिनाब, रावी, सतलज, कोसी, गंडक, ये सब आएंगे। सबसे दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी तट, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर। अरे यार, मुझसे तो पीछे हो गया। जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया था। और सबसे दक्षिणी पूरा स्थल क्या बताया था मैंने आपको, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। साफ कर, तो अपने हिसाब से आप ऐसे एड्रेस कर लेना इसको, ऐसे ऐसे लिख सकते हो अपने, यहाँ 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 यहाँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अब नाम लिखना है, यहाँ पे नदी का नाम, यहाँ पे जगह का नाम, यहाँ पे नदी का नाम, यहाँ पे जगह का नाम, यहाँ पे नदी का नाम, यहाँ पे जगह का नाम, यहाँ पे नदी का नाम, ऐसे चला सकते हो। तो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, दाइमाबाद, आपका दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, दाइमाबाद कहाँ पड़ता है आपका, दाइमाबाद जिला महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद आपके कुछ 6 बड़े नगर बताए थे आपको, जो 6 बड़े नगर बताए थे मैंने आपको, तो वो 6 बड़े नगर, 6 बड़े नगर क्या बताया था मैंने, मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ पता है ना आपको, मुर्दों का टीला, हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़वारी वाला, गढ़वारी वाला, बाकी गढ़ी। अब ये बहुत सारे नगरों से आपको बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे, कालीबंगा, ये सॉरी धौलावीर, धौलावीरी, धौलावीर, कालीबंगा, यहाँ से आपको भी बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, देखो भी मिलेंगे आपको, मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ से
कहीं से चावल के अवशेष, कहीं के घोड़े के अवशेष, अभी आपको अवशेष प्राप्त होंगे यहाँ। और धौलागिरी को यूनेस्को ने 2021 में यूनेस्को ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। 2021 में यार, यूनेस्को ने 2021 में यूनेस्को ने, चलो अगले पेज में दिखाता हूँ आपको, जरा ज्यादा हो जाएगा। 2021 में यूनेस्को ने 2021 में यूनेस्को ने धौलागिरी को बीरा भी कह सकते, बीरी भी कहते हैं। यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी, सूची में शामिल किया। ये आपकी पहली साइट है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता है तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है ये, ठीक है। और जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, 1947 में विभाजन के बाद जो सबसे ज्यादा पूरा स्थल मिले हैं, सबसे आज सॉरी ऐसा नहीं लिखूंगा 1947, ऐसा लिखूंगा स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ये पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट। ये भी हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है किसी वो धौलागिरी को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल के रूप में स्वीकृति दी या मान्यता प्रदान की या सूची में शामिल किया, ये भी पूछ सकता है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। जबकि भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को कहा जाता है, जो घग्गर नदी के किनारे, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे हरियाणा, हिसार के हरियाणा में किनारे, हिसार हरियाणा, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, टेस्ट एग्जाम के लिए नहीं। वनडे और टेस्ट में फर्क है ना,
टेस्ट 5 दिन चलता है, वनडे 1 दिन चलता है। ये वनडे एग्जाम के लिए है सारा। ये क्वेश्चन ये मतलब जैसे आपका फैक्ट होते हैं ना, ये फैक्ट बेस है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछ लेगा 2021 में यूनेस्को ने कब धौलावीर को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया, सूची में शामिल किया। दूसरे वाला पूछ सकता है सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक हड़प्पा स्थल की प्राप्ति कहाँ से हुई। हड़प्पा स्थल का मतलब है अवशेष। भारत में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो पूछे कहाँ से प्राप्त हुए, आपके गुजरात से। ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो। और भारत में कौन सा था, मोहनजोदड़ो। आपको जब उस सारे टाइम की बात हो रही जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जब पूरा भारत था, जब अंग्रेजों के कब्जे में था। जॉन मार्शल आपके महानिदेशक है, तो आप समझ सकते हो कि उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन है। तो ये उस समय की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो वाला जो है भाग। भारत में जो राखी गढ़ी हरियाणा हिसार में, इसकी बात हो रही है, ये भारत का है। अब सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, बंदरगाह जानते हो ना आप, ये आपका लोथल और एक और था, लोथल और आपका सुटकोटा, 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 ठीक है। ये दो बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के। एक फैक्ट है बेस पे। तो पूछेगा लोथल क्या था, पूछेगा एग्जाम में लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल क्या था। उसमें आएंगे 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। क्या था, नगर था, बंदरगाह था, नहीं नगर तो फिर था ही ना, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर ऑप्शन नहीं आएगा। चार ऑप्शन दे देगा आपको और एक ऑप्शन होगा आपका बंदरगाह। तो ये ऑप्शन सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस चीज के लिए जाना जाता था, बंदरगाह के लिए। 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। इसलिए आप एक तरह से इंपॉर्टेंट मान सकते हो। एक और पॉइंट है, जुते हुए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य एवं कच्ची, सॉरी पक्की ईंटों, पक्की ईंटों क्या होगा, पक्की ईंटों क्या होगा, पक्की ईंटों के नक्काशीदार, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुए, साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। अब वो क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, नक्काशीदार, ये वाला नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए नक्काशीदार, ये कालीबंगा से, ठीक है। उसके आगे क्या है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। स्नानागार का मतलब समझते हो ना, जिसे आप आज की भाषा में वॉशरूम कहते हो, प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई क्या कहते हैं,
सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है इसको, सैंधव सभ्यता की। सैंधव सभ्यता समझते हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। अब इसकी लंबाई थी आपकी 11.88 मीटर, ठीक है। और 7.01 मीटर की चौड़ाई थी। ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई, ठीक है। इसकी गहराई भी थी, गहरा भी था ये। गहराई का मतलब समझते हो ना, इसे कमरा बना हुआ है। हम अगर ऊपर से देखेंगे, मान लो छत निकाल दी हमने टाइम के लिए, तो हम दीवार पे खड़ा होकर क्या देखेंगे, कितना गहरा है, कितना अंदर तक है। जैसे हम नदी देखते हैं कितनी गहरी है, कितनी अंदर तक है, कितना गहरा पानी है, इसे कहते हैं गहराई। इसकी गहराई थी आपकी 2.43, ठीक है। और इसके बाद एक अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है, एक अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जो आपका अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। ठीक है, ये आपका फैक्ट वाला डेटा है, ये आपको बहुत बार पूछेगा। जैसे आपको पूछने का ये वाला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत को किसको माना गया है, तो स्नानागार को। स्नानागार मतलब वॉशरूम, जिसको आप बोलते हैं आज के टाइम में वॉशरूम, उसको आप आज के टाइम में वॉशरूम बोलते हैं, उसे स्नानागार कहते थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद एक पशुपतिनाथ की तीन तीन मुख वाली तीन मुख वाली पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ का मतलब समझते हो ना, पशुपतिनाथ किसको माना जाता है, शिव को। पशुपतिनाथ आपका शिव है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई ये मूर्ति, जो आपको कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ जानते हो आप किसको कहते हैं, शिव को, ठीक है। शिव को कहते हैं पशुपतिनाथ। आपने पशुपतिनाथ मंदिर का नाम सुना होगा, नेपाल में, काठमांडू में, ठीक है। जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा और चीता, इस मूर्ति का, जैसे मान लो मूर्ति है, ठीक है, इसके तीन सर है, तो इसके चारों ओर ऐसे क्या बना हुआ है, हाथी, गैंडा, चीता, ठीक है। और एक और जानवर था, क्या जानवर था, भैंसा, ठीक है। उसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसी मूर्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो मूर्ति है ना, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, और क्या था आपका, भैंसा, चित्र बने हुए हैं, इनके चित्र बने हुए, इनके चित्र बने हुए, इनके चारों ओर, ठीक है। इनके चित्र बने हुए हैं इसके चारों ओर। और पशुपतिनाथ का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से हम मान सकते हैं कि पशुओं के देवता, जीव जंतुओं के देव। भोलेनाथ को क्या कहा जाता है, जो आपके शिव शंकर है, इनको कहा जाता है कि बहुत बड़े दयालु देव माने जाते हैं, ठीक है। तो वो, उनके गण भी कौन थे, आपका नंदी,
नंदी का मतलब समझते हो? बैल। उनके गण भी भूत प्रेत बैल ये सब थे, तो इसीलिए उन्हें ये हाथी गैसा गैंडा भी चीता भैंसा ये सब इसीलिए है। पशुपतिनाथ जी है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मूर्ति भी प्राप्त हुई है। समझ रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांस्य मूर्ति वाला। तो बहुत सारे वन डे एग्जाम में मैं देख चुका हूँ। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्लास को कंटिन्यू देखेगा उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हम भी अपने टाइम पर क्लास को कंटिन्यू देखते थे। मैं जब अपने किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ता था, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, और जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ता था मैं, तो मैं क्या करता था, हमारे सर हमको बोलते थे कि आप एक तरफ से चैप्टर को एक तरफ से पढ़ते जाइए और लास्ट तक जाइए। पहली बारी में आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि आप एक तरफ से सिर्फ पढ़ रहे हो। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, जो हमारी सेकंड क्लास थी, मैंने उसको समझाया था आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हिस्ट्री को आप ऐसे नहीं समझते, क्योंकि हिस्ट्री इतनी सी तो है नहीं कि हमने पढ़ लिया और खत्म होगी। कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री। हिस्ट्री को बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। यहाँ तक कि यूपीएससी वाले तक इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में मान लो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे 14-15 क्वेश्चन नहीं लगते, क्योंकि हम यूपीएससी वालों को क्या मानते हैं, पूरा प्रशासन संभालना है। प्रशासन का मुखिया होता है जो यूपीएससी निकाल के जाता है, आईएएस सबका, आईपीएस, वो सब प्रशासन के मुखिया होते हैं। लेकिन उनसे भी 14-15 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व नहीं होते। तो हिस्ट्री ऐसी है। अब आप प्राचीन हिस्ट्री समझोगे तो मिडिवल आप भूल जाओगे, मिडिवल समझ जाओगे तो आप आधुनिक भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, एक तरफ से चैप्टर को समझते हुए चलना है। हम बेस बनाएंगे, जैसे हम प्राचीन हिस्ट्री से आपको लेके जाएंगे, फिर मिडिवल हिस्ट्री तक लेके जाएंगे। जैसे मकान बनता है ना, ईंटें चढ़ाते हैं, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, वैसे मकान बनता है। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और एक तरफ से आपको क्लास देखनी है, जिसने स्टार्टिंग क्लास में देखी वो जाके स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट करे और नोट्स खुद के बनाए। ये खुद के नोट सबसे बड़े। ये पीडीएफ वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना कि सर पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस चक्कर में कभी नहीं पढ़ना। खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स से काम कराना है। वो नोट्स आपकी जिंदगी भर काम आएंगे जब तक आप एग्जाम देते हो। ठीक है। उसके बाद आता है जो हड़प्पा की मोहरें थी, उसमें किस हड़प्पा की मोहरों में, हड़प्पा की मोहरों में, मोहरें पता है ना आपको, स्टैम्प, मोहरों में श्रृंगी पशु का, श्रृंगी पशु का, पशु का चित्रण मिलता है। श्रृंगी पशु का चित्रण मिलता है। ठीक है। और यहाँ से एक आयताकार मोड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। देखो अभी तक पूछा नहीं गया है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि पूछा ना जाए तो फिर हम इस क्वेश्चन को ना पढ़े, क्योंकि जो आपका आयोग है, जो भी आयोग है, जो जिस आयोग की आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आयोग है, तो वो ये नहीं करेगा कि ना पूछे। अब आयोग की मर्जी है भाई, वो चाहेगा ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हड़प्पा से एक आयताकार मोहर प्राप्त हुई। हड़प्पा से एक आयताकार आयताकार मोहर की प्राप्ति हुई। मोहर की प्राप्ति जिस पर स्त्री के गर्भ से स्त्री के गर्भ से स्त्री के गर्भ से स्त्री के गर्भ से पौधा दिखाया गया है। इसके स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। पौधा, इसीलिए पौधा दिखाया गया है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता वालों को माना जाता है कि वो भूदेवी की पूजा करते थे।
भूदेवी के मतलब समझते हो? ये जो स्त्री गर्भ से दिखाया गया ना, ये उसी भूदेवी की बात की जा रही है। ठीक है, ये उसी भूदेवी की बात की जा रही है, जो स्त्री गर्भ की बात की है, ये वही भूदेवी की बात है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया था कि लिपि कौन सी थी उनकी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि मैंने बताया था ना आपको परसों वाली क्लास में। लिपि थी आपकी भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, चित्रों के माध्यम से भाव प्रकट करना। भाव चित्रात्मक मतलब होता है चित्रों के माध्यम से भाव प्रकट करना। जैसे हम किसी का विरोध करेंगे, कभी हम काली पट्टी बांध देते हैं हाथ पे, कभी हम काले झंडे दिखाते हैं, कभी हम सर पे काला पट्टा बांध देते हैं, तो ये विरोध करने के हमने तरीके हैं। भाव चित्रात्मक, भाव के आधार पर बताना। ठीक है, तो ये लिपि भाव चित्रात्मक थी इनकी। और मैंने ये बताया था आपको कैसे लिखा जाता था, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे नोट में डालना। लेखन कला को, लेखन की उचित प्रणाली, लेखन की उचित प्रणाली, उचित प्रणाली विकसित, 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 लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता, विकसित करने वाली, विकसित करने वाली पहली, ऐसे भी लिख सकते हो पहली, पहली सभ्यता। नोट्स बनाने सबसे बढ़िया होता है, पहला ऐसा लिखो, रोमन का यूज करो, दूसरा ऐसा लिखो, तीसरा ऐसा लिखो, रोमन का यूज करो, क्योंकि कब तक ऐसे पहला ऐसे लिखते फिरोगे, टाइम लगेगा। पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता थी। चलो बाकी कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, इससे आगे क्लास कल करेंगे हम।